नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। पहले दिन लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच कभी तीखी नोकझोंक तो कभी सवालों जवाबों से भरे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष ने मणिपुर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। केंद्र सरकार ने संसद में प्रतिक्रिया दी। 3 दिनों तक 18 घंटे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, जिसमें राहुल गांधी भी बोलेंगे और इसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर पे सवालों का जवाब देंगे या इस चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन इन सब के बीच मंथन का सवाल ये है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष यानी इंडिया वाले 2024 के लिए अपनी ताकत आजमा रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष 2024 की नींव क्या तैयार कर रहा है, या चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह के सियासी हित साध रहे हैं? मंथन में इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव, यानी कहेंगे कि मणिपुर पर अविश्वास संसद में वार पलटवार की। संसद का मानसून सत्र है वो चल रहा है, और जो इंडिया वाले हैं, विपक्षी गठबंधन है, उनकी तरफ से मणिपुर को लेकर चर्चा को लेकर लगातार अवरोध किया जाता रहा है। और उसके बाद इसी मसले पर प्रधानमंत्री को बार बार सदन में आने के लिए जब कहा गया और जब विपक्ष की बात नहीं बनी तो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पेश कर दिया। और कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के सांसद जो उत्तर पूर्व से आते हैं गौरव गोगोई ने प्रस्तुत किया। लोकसभा में चर्चा देर शाम तक चलती रही। विश्वास प्रस्ताव की शुरुआत गौरव गोगोई, जिन्होंने एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उनके जरिए हुई। और ये दृश्य देखकर, क्योंकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ये बात कही गई थी कि इंतजार करो, थोड़ी देर में शेर दहाड़ेगा, यानी ये कल लगभग तय हो गया था कि राहुल गांधी ही विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो बोलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चर्चा शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया कि राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई चर्चा शुरू करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। और जैसे ही गौरव गोगोई आए, एक तरीके से भाजपा सांसदों ने तीखे प्रहार किए। बीजेपी के सांसद और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुबह सेक्रेटरी जनरल के यहाँ जो चिट्ठी उसका हवाला दिया और कहा कि भाई राहुल गांधी बोलेंगे, ये चिट्ठी आई थी, लेकिन अब हम तो उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब गौरव गोगोई बोल रहे हैं। 5 मिनट में आखिर क्या हो गया, ये सवाल किया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। और इसके बाद एक तरीके से पक्ष और विपक्ष के सांसदों में हंगामा मच गया और वार पलटवार हो गए। जरा दृश्य देखें। बताइए, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. संसद में वार पलटवार, एक तरीके से एक दूसरे पर प्रहार किए गए। विपक्ष ने
राहुल गांधी की जगह जब गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने को खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली। संसदीय कार्य मंत्री तक ने कहा कि भाई सुबह तक तो हमें यही पता था, लोकसभा सचिवालय को इंटीमेट था, सेक्रेटरी जनरल को लोकसभा के जो हैं लोकसभा के महासचिव उनको कम से कम यही कहा गया था। अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के बताना चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अमित शाह को भी मोर्चा लेना पड़ा क्योंकि गौरव गोगोई ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया और कहा कि हम क्या ये बताएं कि प्रधानमंत्री से आपकी क्या क्या बात होती रहती है या आपके सचिवालय आपसे प्रधानमंत्री से क्या बात हुई। ये बहुत मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी को लेकर जैसे ही सदन शुरू हुआ ये स्पष्ट हो गया था कि एनडीए वालों का निशाना राहुल गांधी ही होंगे, गांधी परिवार ही होगा। और जो विपक्ष है, इंडिया वाले हैं, वो मणिपुर पर और अन्य मुद्दों जो चूंकि अविश्वास प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा मणिपुर है तो मणिपुर पर केंद्रित रहेंगे और जो भी अन्य मसले हैं, महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, इस तरह के मुद्दों पर वो रहेंगे। तो संसद में जमकर हंगामा मचा और जो कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने अपने विश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट तक अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। सभी को पता है कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है। प्रधानमंत्री को बार बार वो कह रहे थे कि सदन में आइए, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। इसीलिए ये एक तरीके से मजबूरी में यह अविश्वास प्रस्ताव उन्हें लाना पड़ा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर चुटकी ली और उन्होंने एक तरीके से उनके जो पुत्र प्रेम और दामाद प्रेम पर तंज कसा कि वो राहुल गांधी को स्थापित करना चाहती हैं और अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा को पुरस्कृत करना चाहती हैं। दुबे ने कहा कि भारतीय नारी को क्या क्या करना चाहिए उसकी पूरी पिक्चर सोनिया जी देती हैं। उनको दो काम करने हैं, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मणिपुर के मुद्दे के अलावा जो चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े हुए थे वो मणिपुर के अलावा बहुत सब कुछ बोला उन्होंने। एक पार्टी का जो इंडिया गठबंधन में शामिल एक पार्टी का उन्होंने व्याख्यान किया कि कब कांग्रेस ने मुलायम सिंह को फंसाया, कब कांग्रेस ने करुणानिधि को जेल भेजा, कब कांग्रेस ने शरद पवार को अपमानित किया। ये बहुत लंबा कच्चा चिट्ठा लेकर वो बैठे थे, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं की। इसी तरीके से इससे साफ हो गया कि गांधी परिवार और गठबंधन आज एनडीए वालों का निशाना रहा। पहले गौरव गोगोई को सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से घेरा, फिर निशिकांत दुबे का जवाब। साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर
कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, 2 चीजें कर रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? तो निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौरव गोगोई के जवाब में खड़े हुए थे और उनका निशाना गांधी परिवार, गठबंधन और विक्टिम कार्ड कि भाई प्रधानमंत्री गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। राहुल गांधी क्यों माफ़ी मांगेंगे ओबीसी से? मोदी सरनेम पर टिप्पणी करके क्यों माफ़ी मांगे? वो बड़े आदमी हैं। इस तरीके की बातें सदन में की गई, प्रधानमंत्री को विक्टिम की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और बीच बीच में ये कहा गया कि वो आएंगे तो छक्का मार देंगे, चौका मार देंगे। इस तरह की बातें भी हुई। विपक्ष की महिला ब्रिगेड ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए मणिपुर को लेकर, इंडिया वाली जो टीम है, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव, और उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने दिया। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर,
यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. सर 9 years में 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। In Manipur of the state government, and I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this? Sir, how this is? People dead, 179. People displaced, 60,000. Relief camps, 350. Still in camps, 40,000 people. Houses burnt, 3,662. Religious places burnt, 321. Companies by the companies of Central Force deployed, 161. And cases of rioting, murder, rape, 10,000, sir, 10,000 से ज्यादा। Have we become so insensitive? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी सत्य होती है। जो भविष्यवाणी उन्होंने की 2018 में कि 2023 में फिर से लेकर आएंगे तो वो लेकर आए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी है कि हम 2024 के अंदर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में बनाएंगे। सभापति महोदय, अब हमारा टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी इस सदन के अंदर लेकर आए। चर्चा मणिपुर पर, जवाब मणिपुर पर देना है। सरकार 24 की बनाएंगे, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे, यूसीसी लाएंगे। मणिपुर पर जवाब नहीं आया आज पूरे दिन की चर्चा में। और जो इंडिया वाला गठबंधन है वो लगातार उनके लोग घेरते रहे। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या मणिपुर जैसा गंभीर नरसंसता का जो दृश्य मणिपुर ने देखा और छिटपुट घटनाएं अभी भी वहाँ जारी हैं, वो क्या इतनी बड़ी घटना, मानव इतिहास का इतना बड़ा जो दृश्य, इतना भयानक भयावह दृश्य जो देखा गया, महिलाओं की नग्न परेड, उनके कोमलांगों से खेलते हुए, अट्टहास करते हुए लोग, क्या वो राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, चाहे सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो? क्योंकि जब विपक्ष पूछता है कि मणिपुर पर जवाब दो तो वो बंगाल और राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, पुरानी सरकारों से तुलना करते हैं। 2024 की बजाय वो बात करने लगते हैं 1991 की, जब नरसिंह राव की सरकार थी। वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस के टाइम मणिपुर में तमाम दंगे हुए थे, नगा और कुकी के बीच 5,000 लोग मारे गए थे, तब ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या जस्टिफाई किया सकता है? कांग्रेस की सरकार में अगर कोई नरसंहार, नरसंस कांड हुआ है तो क्या जरूरी है कि इतने वर्षों के बाद उसको जस्टिफाई किया जाए? तो सवाल मंथन में यही आज कि क्या ये सब पॉलिटिकल है, क्या आंसू, संवेदनाएं ये सिर्फ कहने के लिए हैं? ये बड़ा सवाल है। और संसद बहुत जिम्मेदार जगह है, वहाँ पर अगर कोई जवाब नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि एक संदेश इस देश के अंदर जाएगा कि मणिपुर जैसे मसले पर सत्ताधारी लोग कैसे बचते नजर आए, ये दृश्य भी दिखेगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करें। वो सवाल पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा मणिपुर पर वो जवाब दे रहे हैं कि सोनिया गांधी अपने लड़के और दामाद को सेट करना चाहते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं महिला उत्पीड़न का, वो इस तरह के नरसंस कांड का, और वो पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी कितनी बार गए, कितनी बार हालचाल लिया, कितनी बार बोले। वो कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया गठबंधन है इसमें मुलायम सिंह जी के साथ कांग्रेस ने कैसा किया, लालू जी को जेल भिजवाया, वो ये बातें कर रहे हैं। क्या ये बातें सदन में चलने वाली हैं क्या, और क्या ऐसा होना चाहिए क्या? ये बड़ा सवाल। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। मुकेश त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं।
त्यागी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शैलेश सिंह हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संदीप चौधरी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, चौधरी साहब आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। अभिषेक झा वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से जुड़े हैं, झा साहब आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। और गौतम सागर राणा जेडीयू के नेता, पूर्व विधायक, पटना से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मुझे लगता है, उनका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंथन की शुरुआत मैं संदीप भाई से ही करूंगा। संदीप जी, आज हम सब ने पूरा दृश्य देखा संसद के अंदर का। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई आ जाते हैं, तो उस पर भी हंगामा मचता कि भाई गौरव गोगोई क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई, गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वो उत्तर पूर्व से आते हैं, वहाँ की समस्या को जानते हैं, अगर वो बोलने लगी तो क्या दिक्कत है? क्या जो सत्ता पक्ष है उसको राहुल गांधी ही चाहिए क्या? ये तो विपक्ष का अधिकार है कि भाई किसको आगे खड़ा करे ना खड़ा करे। और दूसरी बात, क्या सत्ता पक्ष पूरी जो चर्चा है, इतनी गंभीर चर्चा है, क्या राहुल गांधी, गांधी परिवार और इंडिया वाले कि किसने किसके साथ भ्रष्टाचार किया, किसकी किसने सरकार गिराई, क्या इसी के इर्द गिर्द अब ये सदन रहने वाला है क्या? क्योंकि मणिपुर बड़ी गंभीर चर्चा है और इसमें तो हमें साफ तौर पर राजनीतिक जो निहितार्थ हैं वो सीधे सीधे नजर आते हैं 2024 को लेकर। आपका विश्लेषण संदीप जी। देखिए चौहान साहब, दो लाइनें हैं कि सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। इसी तरीके की जो बहस है, इसी तरीके की डिबेट्स आपको संसद में, संसद के बाहर देखने को मिलेगी। मणिपुर कितने टाइम से जल रहा है आपको भी मालूम, 80 दिन से भी जाने का समय हो चुका है, लेकिन मणिपुर पर डिबेट नहीं होती। मणिपुर पर संसद कहती है प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री सामने नहीं आते। रीजन क्या है? हमारे देश की राजनीति सिलेक्टिव हो गई है। जो चीज पार्टी के, सरकार के हित में होगी उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो चीज हमें भारी पड़ेगी, जिससे हमारी इमेज खराब हो सकती है, हमारी सरकार पर सवाल खड़े हो सकते हैं, हमारी लीडरशिप पर सवाल खड़े हो सकते हैं, उससे हम बाहर भागते हैं। जैसे आपने कोई कुश्ती का मैच देखा होगा, तो जब पहलवान हारने लगता है वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ भागता है, वो टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि 4 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा संसद का सत्र रहता है, चाहे शीतकालीन हो, ग्रीष्म हो, कोई सा भी सत्र हो। तो चीजें क्या है, मेन मुद्दों से भटकाने की है। मेन मुद्दों से भटकाने के लिए आप सोनिया गांधी को एंटोनियो कह सकते हैं, राहुल गांधी के ऊपर परिवार का आरोप लगा सकते हैं, दामाद को सेट करने वाली बात कर सकते हैं, जबकि जो गौरव गोगोई जी हैं, सीनियर सांसद हैं और अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी तरीके होते हैं, एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके तहत चीजें संसद में रखी जाती है। आपको चौहान साहब बता दूं, जितने भी सांसद हैं इनको बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है। इन सबके पास अपनी एक टीम होती है, तब जाकर संसद में ये अपनी ये भी तंज कसा, निशिकांत दुबे ने भी तंज कसा कि राहुल गांधी सोकर नहीं उठ पाए होंगे, उनके पास जानकारी नहीं होगी इसलिए बोलने नहीं आए, वो ये भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया चीजों को डाइवर्ट करने का तरीका, और इसके लिए पहले से कोई भी पार्टी हो, आपको बताऊं जैसे बीजेपी में एक बड़े नेता सत्यपाल मलिक का मैं सलाहकार रहा हूं, जो धारा 370 हटाई, तो मैं जानता हूँ वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, के साथ तब भी मैंने काम किया। इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी होती है, कई दिन पहले से एक एक चीज पर काम करना पड़ता है। पार्टी जिम्मेदारी देती है, आपको इस बात पर बोलना है, आपको इस पे करना है, तो चीजें रिसर्च की जाती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, चीजों को भटकाना था, हंसी मजाक का माहौल वहां पे क्रिएट करना था। इससे पता चलता है कि जिस संसद के अंदर लाखों रुपए डेली के खर्च होता है, वहां पर आप किस तरीके नहीं संदीप भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मणिपुर जैसे कांड पर चर्चा हो रही, उस पर अविश्वास प्रस्ताव आया है और उस पर चर्चा हो रही, जो विपक्ष है उस पर सवाल पूछ रहा, और मणिपुर के जो जिन लोगों ने दृश्य देखे होंगे उनका कलेजा फट गया, हंसी कैसे आती है लोगों के मुंह से। मुझे इस बात को लेकर बड़ा रंज भी है और बहुत दुख भी है इस बात को लेकर। नहीं, आपका रंज बिल्कुल जायज है, और जो हमारे साथी लोग पैनल में बैठे हैं वो भी इस चीज से दुखी होंगे, क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो नेता है वो चीजों कितने सेंसिटिव है वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको क्या है, राहुल गांधी को लेकर मजाक बनानी है, राहुल गांधी की इमेज खराब करनी है। लेकिन मैं आपको चौहान साहब एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ
इसी तरीके से ये मजाक करते रहेंगे। और जो एक बूम बीजेपी का बना था, वो लगातार इनके जो किले हैं, देखिए आपने देखा हिमाचल में इनका किला ढह गया, मोदी जी भी यहीं रहे, अमित शाह जी भी यहीं रहे, इनकी स्ट्रेटेजी भी यहीं रही। राजस्थान में इनका किला ढह गया था, छत्तीसगढ़ में इनका किला ढह गया, कर्नाटक में इनका किला ढह गया। तो लगातार कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है और बीजेपी को पता नहीं लग रहा, उसकी हथेली से जैसे रेत निकल जाता है ना, कब चीजें निकल जाएंगी अगर ये गंभीर नहीं हुए तो 2024 आने वाला वो टफ नहीं, इलेक्शन होने वाला। मैं एक स्पेसिफिक आपसे जवाब चाहता हूं संदीप भाई कि ये जो पूरा दृश्य दिख रहा, आज पहला दिन जो हमने सुना, बहुत गंभीरता से हमने भी सुना, महिला सांसदों ने, जो इंडिया गठबंधन की महिला सांसद हैं, उन लोगों ने भी बाकायदे पहले हाफ में उन्होंने मणिपुर की बात कही और फिर दूसरे अपने भाषण के दूसरे भाग में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर, प्याज किस तरीके से महाराष्ट्र में सड़ गया। और सुप्रिया सुले कह रही है कि भैया मैंने खुद ही 2 बार जाके पीयूष गोयल से कहा कि भैया इसका कुछ इंतजाम करो, इसे विदेश में भिजवाओ। तो इस तरीके के मुद्दे, बड़े गंभीर मुद्दे रखें। और जो सत्ता पक्ष, जो आज चर्चा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया, उनमें ज्यादातर लोग मोदी जी के नेतृत्व में 24 में फिर आएंगे। सीधे सीधे उनका यही कहना था कि भाई विपक्ष में जो लोग हैं, ये इंडिया नाम इन्होंने क्यों रख लिया। सबसे ज्यादा जो दर्द दिख रहा है इंडिया नाम रखने में दिख रहा है। इंडिया वाले भ्रष्टाचारी, इंडिया वाले ये कर रहे हैं, इंडिया वाले वो कर रहे हैं। वो जो मूल समस्या है, ना महंगाई को एड्रेस कर रहे हैं, ना बेरोजगारी को एड्रेस कर रहे हैं। और जिसको एड्रेस करना है, जिसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, मणिपुर, उसको नहीं एड्रेस कर रहे हैं वो। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने डिंपल यादव जी को सुना, वो यूपी से आती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंटरफेयर है, उनके ससुर। और डिंपल ने कहा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, जहां महिला अपराध सर्वाधिक हुए हैं, उनकी भी बात क्यों नहीं करते आप। उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से उठाई, सुप्रिया सुले जी ने ये बात उठाई। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, जो हरियाणा के भिवानी से सांसद है बीजेपी की, उन्होंने इन चीजों को भी कितने हल्के में लिया। उन्होंने वही हिंसा हुई है, हरियाणा में हिंसा हुई है, किस तरह सभी ने देखा है। 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये देखिए, अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली हार गए आप अमित शाह जी से, पंजाब में आप सफल नहीं हुए, हिमाचल में आप सफल नहीं हुए, राजस्थान में आप सफल नहीं हुए, छत्तीसगढ़ में आप सफल नहीं हुए, कर्नाटक में, आपके हाथ से धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान जा रहा है। आप किस बात पर, किस बल पर आप कह सकते हैं कि 2024 में आप आएंगे। 2024 में आने के लिए मैं आपकी बात में दम समझता। अगर आपका कहा हुआ वादा कि किसानों के 2 गुनी हो जाती, तो मैं समझता बीजेपी आ सकती है, मोदी जी आ सकते हैं। अगर 2 करोड़ रोजगार उनके कहे हुए वादे के अनुसार लोगों को मिल गए होते, तो मैं कहता कि बीजेपी 2024 में वापसी कर सकती है। अगर 100 स्मार्ट सिटी इनके कहे हुए जो वादे थे वो बन गए होते, तो मैं कह सकता था कि मोदी जी 2024 में आ सकते हैं। और ऐसे तमाम वादे, काला धन नहीं आया, जितने वादे, आप मुझे ये बता दीजिए कोई एक वादा जो पूरा किया हो। और इतने झूठ तो मैंने आपको गिना दिए, जब से देश आजाद हुआ आज तक किसी भी एक प्रधानमंत्री का आप मुझे 2 झूठ नहीं बता सकते जिसने देश से 2 झूठे वादे किए हो। तो किस बेस पर ये कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आने वाले समय में देश की राजनीति बदलती दिखाई दे रही है और खाली मोदी जी के नाम पर देश में सरकार नहीं बनने वाली। सवाल बहुत सारे हैं। इस सब घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने 3 सवाल भी पूछे हैं और कहा कि भाई प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, अब तक क्या करते रहे, बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर में राहुल गांधी के बोलने न बोलने को लेकर भी संसदीय कार्य मंत्री और अमित शाह तक को इंटरवीन करना पड़ा, इस तरह की स्थितियां संसद में बनी। इसका मतलब जो आने वाले दिन हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। संसद का ये सत्र, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। सीधे मुकेश त्यागी का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी जी, बहुत सारे सवाल अभी राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी ने उठाए और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष बात ईरान की कर रहा है, सत्ता पक्ष तुरान चला जा रहा है, वो मणिपुर के इर्द गिर्द या जो मूल मुद्दे हैं उनके इर्द गिर्द रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी अपने दामाद को सेट करना चाहती हैं और अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं, उनको भेंट करना चाहती हैं। अगर वो बात महिलाओं की उत्पीड़न की कर रहे हैं, मणिपुर की कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन वाले एक कैसे हो गए, मुलायम सिंह को कांग्रेस ने जेल भेजा था, शरद पवार की कुर्सी छीनी थी, करुणानिधि को जेल भेजा था। ये कैसा सदन हो, कैसे सवाल और जवाब, जरा मैं समझना चाहता हूं, चूंकि मेरी समझ में ये बातें कम आई हैं। मुकेश जी,
नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है, वादा है पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। जिस प्रकार से इंडिया का निर्माण हुआ, यूपीए से इंडिया में आए, और जिस प्रकार से इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा, इनको पता है कि इनकी संख्या बल वहां पर कुछ नहीं है। सबको पता है मुकेश भाई, पूरे देश को पता है संख्या बल नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट के पटल को जो है देश को अपना एक भाषण सुनाने का एक इन्होंने माध्यम चुना है। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मणिपुर में। ये भाई प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भाषण नहीं दिया, इसलिए उन्होंने सुनाने के लिए उनको ये मौका मिला। अगर प्रधानमंत्री सदन के अंदर आके बोल देते तो उनको मौका नहीं मिलता। मौका तो आपने दिया है। मैं आपको बताऊं, मणिपुर में पहली बार वायलेंस नहीं हुआ। मणिपुर में इससे पहले भी वायलेंस हुआ। इससे बच भी नहीं सकते ये कह के। पहली बार इतनी कॉम्पिटेंट सरकार भी देश में पहली बार आई। इतनी कॉम्पिटेंट सरकार मैं नहीं मानता किसी की आई होगी। आपकी तो बहुत सबसे कॉम्पिटेंट सरकार है, तो इसको भी तो हम लोग ध्यान रखेंगे। बोलिए सर। मुझे आप थोड़ा वक्त दे दीजिए। बीच में आप हस्तक्षेप करेंगे तो मैं अपने थॉट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। चलिए बोलिए निर्द्वंद होकर बोलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सच्चाई यही है कि कांग्रेस के पास जो है अभी कोई मुद्दा बचा नहीं है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। उनको पता है कि जो स्थिति इनकी आज है पार्लियामेंट के इलेक्शन में, ये फिर धाराशाही होंगे। इनकी ज्यादा से ज्यादा 2-4 संख्या और बढ़ सकती है, इससे ज्यादा पार्लियामेंट में इनका वर्चस्व बनने वाला नहीं है। अब ये मणिपुर को लेकर के अमित शाह जी ने लगातार बयान दिए हैं कि आप जो है 176 में आकर के चर्चा करिए, जिसमें स्पीकर 2.5 घंटे का वक्त देता है और 2.5 घंटे के बाद भी उसका आवंटन बढ़ा सकता है। लेकिन उनको चर्चा नहीं करनी है, उनको सड़क पर आकर के अराजकता फैलाना है। अगर आपकी सचमुच में मणिपुर के प्रति आपकी संवेदना है तो आप पार्लियामेंट में चर्चा होने देते। आप सीधे उसके पीछे लगे रहे 267 के पीछे की, ताकि सारे बिल्स फेल हो जाए। आपको पता है दुर्गेश जी की कितना खर्चा होता है पार्लियामेंट में? इन्होंने शीतकाल में 1.25 लाख पर मिनट का खर्चा आता है। 144 करोड़ इन्होंने शीतकाल में नुकसान किए हैं। बल्कि उन लोगों कुछ पार्लियामेंटेरियन का हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे क्योंकि उनकी देश के प्रति जिम्मेदारी है। ये लगातार पार्लियामेंट को नहीं चलना चाहते, ये बहस नहीं करना चाहते। अरे आप क्यों एक चीज के पीछे पड़े हो? प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे। इससे पहले के प्रेसिडेंट हैं कि डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, उसने वक्तव्य दिया, जबकि इससे बड़ी हिंसा हो चुकी है मणिपुर के अंदर। तो ये जो अड़ियल टट्टू होने का इनका सिर्फ राजनीतिक मसला है, क्योंकि इनके जितने भी बाण हैं वो सब चल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अपनी राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। अगर इसके बाद ये नहीं निकले तो समझ लीजिए समुद्र में डूब जाएंगे। इनका कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं, ये इनका आखिरी दाव है। और ये छटपटाए हुए हैं क्योंकि डूबते हुए तिनके का सहारा, इस तिनके के सहारे घूम रहे हैं। अपने स्टेट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उन पर आप लोग है ना बात करने के लिए, उन पर आप लोग जोर शोर से करिए, संसद में प्रस्ताव लाइए, चर्चा कराइए। आप तो हैं बात करने के लिए, राजस्थान पे, बंगाल पे, अन्य जगहों पे आप लोग हैं बात करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप क्लब कराइए ना सारे। देखिए आपने जो अविश्वास प्रस्ताव डाला है गगोई जी ने, वो संख्या बल के आधार पर नहीं डाला है। वो डाला है कि मणिपुर की चर्चा में कहीं से प्रधानमंत्री आकर के बोल दें, बस उनको ये है। तो वो कह भी रहे हैं, एलानिया कह रहे हैं कि भाई आप हमको मजबूरी में करना पड़ा, प्रधानमंत्री नहीं बोलना, तो कह भी रहे हैं, कोई छुपा थोड़ी रहे हैं इस बात को। दुर्गेश जी, प्रधानमंत्री जी आएंगे, इनकी ये छवि पूरी होगी और आप देखिएगा कैसे सिक्सर्स ये इनिंग से हारेंगे वहां पर। हाँ, अच्छा, ये आज आप लोगों ने ये स्लोगन दिया है सिक्सर वाला, पूरा देश में ही चल रहा है। सिक्सर्स क्या ये सेंचुरी मारेंगे और इसके बाद ये इनिंग से शैलज सिंह कह रहे हैं बोल्ड भी हो सकते हैं, छक्का मारने में बोल्ड भी हो जाता है आदमी। ये देखिए शैलज सिंह को मैं वक्त दे रहा हूं, आइए शैलज सिंह चर्चा में शामिल हुई है। तो वक्त बताएगा जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, आप जब तक देखते रहिएगा। प्रधानमंत्री नो डाउट बहुत जबरदस्त वक्ता है, बड़े धुआंधार वक्ता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, बहुत बड़े नेता है, मैं बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपको बता दूं, दिल्ली सर्विस बिल में किस प्रकार से ये मुखी खाई है इन लोगों ने, जबकि तो मुंह की खानी थी ही, वो तो भाई जब नंबर्स नहीं तो मुंह की खानी है। कल तक आप मुंह की खाते थे, आज वो मुंह की खा रहे हैं, कल कैसा होगा ये पता नहीं। विपक्षी एकता के अंदर जिस प्रकार से दरार पड़ने वाली है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि चुनाव से पहले जल्दी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अगर चुनाव के आप मंसूबे पड़ते रहिए, कोई दरार वरार नहीं पड़ने वाली, आप लोग खुश होते रहिए, खुश होते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा संख्या बढ़ेगी, मैं आपको फिर बुलाऊंगा इसी डिबेट में। शैलज सिंह बोलिए। लोकप्रियता को कोई खतरा नहीं है। मैं इससे भी सहमत हूं, त्यागी भाई, मैं सहमत हूं कि मोदी की लोकप्रियता को कोई खतरा नहीं है, मैं सहमत हूं इस बात से।
ये उसके समय लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर नेता और सबसे भयानक स्थिति वाले राज्य के बारे में अगर कोई बात नहीं कर रहा तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। शैलेश सिंह बोलिए। नहीं, एक सेकंड में 10 सेकंड लूंगा। मुझे बताइए इनका कौन सा मुद्दा सफल हुआ है? इन्होंने राफेल का लेकर के मुद्दा किया, जेपीसी लगाओ, जेपीसी लगाओ। अभी मणिपुर की बात हो रही है, आप वक्तव्य को कहीं और ले जा रहे हैं। अरे आपके लोग का समय तो आप लोगों ने इधर उधर की बातें करी। आज डिबेट में भी आज सदन में भी ये होता रहा कि वो मणिपुर पर पूछते रहे, वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी बेटे को सेट करना चाहती हैं। आज हुआ ये। अरे आप लोग विषयांतर नहीं कर रहे हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि संसद चलाने में इतना खर्च होता है, मणिपुर के अलावा पूरी पैसा भी नहीं दिया। आप विषय बंधु पर खुद ही नहीं है, आप खुद ही विषयांतर कर। त्यागी साहब 10 सेकंड हो गया, कृपया प्लीज। त्यागी साहब प्लीज बोलने दीजिए इनको, प्लीज बोलिए। शैलेश जी बोलिए, मैं त्यागी से जवाब लूंगा। शैलेश जी बोलिए। झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं, झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। कुछ ऐसा ही हाव भाव रहा आज के संसद का। हम लोग पहले से ही जानते थे कि संख्या बल अपने साथ नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री डिबेट में कभी भी उन्होंने संसद में आकर के बयान नहीं दिया। 80 दिनों बाद उन्होंने 80 सेकंड का घड़ियाली आंसू बहाकर उन्होंने सोचा कि मणिपुर पे हम बात खत्म कर दें। ये लोग किस मुंह से बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल की बात करते हैं? क्या मणिपुर की हालत आज छत्तीसगढ़, बंगाल और राजस्थान के जैसे है? क्या देश की हालत इस तरह से है? तो अगर देश की हालत इस तरह से है तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो देश चलाने लायक नहीं है। आज जो स्थिति बन रही है आपका मणिपुर और हरियाणा में, वो स्थिति देश के दूसरे राज्यों में अगर बन जाए तो देश में कोई रहने लायक न रहेगा। और ये बात करते हैं राजस्थान और बंगाल और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। इससे ज्यादा तो बलात्कार यूपी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उनका इंजन बंद हो चुका है। और यही कारण है कि ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं। आज मणिपुर जल रहा है। 1960 की स्थिति से ज्यादा भयावह स्थिति है मणिपुर की। वहां की महिलाएं पैर पकड़ रही हैं वहां के नेताओं का। वहां का मंत्री खुद कहता है कि भाई हम प्रधानमंत्री मोदी से सहायता मांग रहे हैं और हमें सहायता नहीं मिल रही है। ऐसे वहां के मंत्रियों का बयान है। अगर इनमें थोड़ा सा भी शर्म लिहाज होता तो वहां के मुख्यमंत्री को 10 दिनों के अंदर ही बर्खास्त करके वहां नई सरकार बहाल करते, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करते और वहां फिर से जाकर के स्थिति नियंत्रण में आती, फिर सरकार बनाते। मगर इन्होंने सेना को भेजा ही नहीं। जब वहां 80 दिनों बाद जलने लगा, महिलाओं का वीडियो तो 60 दिन बाद आया है। उन 60 दिनों में कितनी त्रासदी हुई है वहां पर। और ये लोगों को थोड़ा सा भी इल्म नहीं है कि किस 78 दिन बाद 60 नहीं 78 दिन बाद आई है वीडियो। उन 78 दिनों में मणिपुर में कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं। आज हमारा संख्या 160 दिखा रहा है, जबकि वहां 500 से ऊपर ये है। हमारे ही सांसद वहां जब विजिट किए इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है सरकार ने। उसमें कहा गया है कि 3 रेप हैं, 73 हत्याएं हैं और कम से कम 150 से ज्यादा लोग मरे हैं, 4000 लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इतना तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है सरकार ने। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, जबकि जमीनी स्तर पर इसके आंकड़े तिगुने चौगुने हैं। अभी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बात छुपा रही है कि वहां की त्रासदी कैसी है। वहां लोग रहने लायक नहीं बचे हैं घर में। ये शैलेश भाई, ये सारी बातें चर्चा में आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के लोग इस चर्चा में कर रहे हैं विपक्ष के रूप में, और सत्ता पक्ष के लोग उसमें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो मणिपुर पर जवाब नहीं दे रहे हैं, वो आप लोगों को घेर रहे हैं कि भाई लालू को कांग्रेस ने बंद कराया, मुलायम को कांग्रेस ने उत्पीड़ित किया, शरद पवार की सत्ता कांग्रेस ने छीनी, करुणानिधि को जेल भिजवाया। वही बातें वो कर रहे हैं कि भाई ये लोग जो जिस आधार पे अभी त्यागी साहब कर रहे हैं कि इनमें दरार पड़ने वाली है, मुझे लगता है कुछ प्रयास ये लोग भी कर रहे हैं याद दिला के कि कोई किसी का आत्मस्वाभिमान जाग जाए और वो भाग खड़ा हो। दूसरा मसला मेरा ये है कि राहुल गांधी क्या डर गए? क्या राहुल गांधी क्यों नहीं आए आज? देखिए, ये चर्चा राहुल गांधी जी को जब इन लोगों ने आनंद फानन में बर्खास्त किया था, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी आज ट्वीट कर दिया गया था कि तैयार रहो, जननायक आ रहा है। कहां चला गया जननायक? क्यों नहीं आया? नहीं, जननायक सदन में तो था जननायक, लेकिन
आवाज नहीं निकली जननायक की, क्यों? क्योंकि इस विषय पे हम लोगों ने पहले से ही तरन गोगोई जी का, उन्होंने ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था, क्योंकि वो उस इलाके से संबंधित हैं, वहां की त्रासदी को दिनों दिन संसदीय कार्य मंत्री को सवाल उठाना पड़ा कि भैया किसका नाम दिया था, कौन बोल रहा है? संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, फिर उस पर गौरव गोगोई ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं सचिवालय से या लोकसभा अध्यक्ष है, वो भी मैं बताऊं। अमित शाह जी गुस्से में उठे, उन्होंने कहा बताइए बताइए क्या प्रधानमंत्री से बात हुई। तो ये चर्चा शुरू होने से पहले ये दृश्य था। शैलज जी, आपकी बात सही है, और हम लोगों ने पहले ही देखा कि जब प्रधानमंत्री जी इस वक्तव्य में नहीं आ रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष को हम लोगों ने उस बयान को देने के लिए आगे किया। जब प्रधानमंत्री 60 दिनों 90 दिनों से आज इस बात पर वक्तव्य नहीं रख रहे हैं, 90 सेकंड का वक्तव्य नहीं रख रहे हैं, फिर जाकर के वो किस मुंह से राहुल गांधी से चर्चा कराने की बात करते हैं? नहीं, गुगली जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरी ये गुगली थी, तो क्या राहुल गांधी को पीछे करके कोई गुगली फेंक दी आपने, जिसमें आपको उम्मीद है सत्ता पक्ष बोल्ड हो जाएगा? लेकिन त्यागी साहब और इनका दल कह रहा है कि आप हिट विकेट हो गए, खुदे आउट हो गए, वो गुगली आपके विकेटों को उड़ा ले गई। सत्ता पक्ष छक्के मारने के चक्कर में खुद ही बोल्ड हो चुके हैं, जो आज मणिपुर पर चर्चा नहीं करते हुए वे जाकर के इधर उधर की बातें करते, कभी राफेल की बातें करते, कभी मुलायम सिंह की बातें करते हैं। आज हमारा इंडिया गठबंधन के लोग जिसको ये कह भी रहे हैं कि हम लोगों, प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ये उनकी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये विश्वास प्रस्ताव है, जो एक तरीके से जो गठबंधन है उसके अंदर विश्वास जीतने का, कौन किसके साथ है, ये प्रधानमंत्री की टिप्पणी है। और उन्होंने एक घमंडिया कैंपेन और एक क्विट इंडिया कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। संभल जाओ आप लोग। इंडिया गठबंधन को ये बात पता थी कि संख्या बल हमारे साथ, क्योंकि मोदी जी इस पर बयान नहीं दे रहे थे और सांसद और पूरा देश मोदी जी का बयान मणिपुर पर सुनना चाह रहा है, सुनना चाहता था और सुनना चाह भी रहा है। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले अपने डबल इंजन की सरकार शासित राज्यों के नहीं हैं। और अभी जो हिंसा हो रही है वो उन्हीं राज्यों में हो रही है, प्रायोजित हिंसा है, ये प्रायोजित हिंसा है और ये वोटों के गठबंधन को एकत्रित करने वाली हिंसा है। ठीक है, ये प्रायोजित हिंसा के ठीक है। शैलज जी, मैं अब अभिषेक के पास जाऊंगा। अब शैलज जी रोक रहा हूं आपको, अब बहुत सारी बातें आपके आगे। अभिषेक झा वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरा परिदृश्य और अब तक की चर्चा आपने सुनी। अभिषेक जी, क्या आपको लग रहा है ये जो मूल मुद्दा है मणिपुर हिंसा, वहां जो जिस तरीके से नंगा नाच, जिसको कहते हैं, ये एक मुहावरा है नंगा नाच, और वहां नंगी परेड करा दी गई, रेप किए गए, उस इतने गंभीर विषय पर जब चर्चा हो सदन में और विपक्ष जब इसको मुद्दा उठाए, बेरोजगारी महंगाई तो सेकेंडरी उठाए, लेकिन पहले ही जो मुद्दा मेन है मणिपुर का, उस पर अगर कोई सत्ता पक्ष का सांसद खड़ा हो उसका जवाब देने के लिए या उस पर बोलने के लिए, तो वो कहे कि भाई सोनिया गांधी अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं, अपने दामाद को गिफ्ट करना चाहती, भेंट करना चाहती हैं, और वो कहे कि जो नीतीश कुमार हैं उनको कैसे कांग्रेस ने टॉर्चर किया, लालू को कैसे जेल भेजा, करुणानिधि को कैसे जेल भेजा, शरद पवार को कैसे कुर्सी से हटाया। इन सब बातों का कोई मतलब है क्या इतने गंभीर विषय पर? झा साहब, बात है कि अभी इस वक्त जिस स्थिति में आप लोकसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव को देख रहे हैं, यहां पर दो तरह की चीजें हैं। पहली चीज है एक विपक्षी एकता, जो पहली बार इस बार सदन में आई है। इंडिया, जो इन्होंने नाम रखा है INDIA, जिसे बीजेपी संबोधित कर रही है, इसके मीनिंग्स को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये सवाल भी कहा, निशिकांत दुबे ने कहा कि यहाँ ज्यादातर सांसद इसका फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। ये भी तो पता नहीं, इसको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है बीजेपी में, इंडिया को लेकर। देखिए समझने की जरूरत है। ठीक, ये जो, चूंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मैंने यहाँ पर लगभग सभी चुनाव देखे छत्तीसगढ़। बीजेपी के 15 सालों की सरकार को मैंने देखा, कांग्रेस की ये 5 साल की सरकार को देखा, मतलब तमाम चुनावों को मैंने कवर भी किया जी। बड़ी घटनाएं, मणिपुर जैसी हिंसा का आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको। 2005 में बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। यहाँ पर सलवा जुडूम नाम का एक आंदोलन होता है। जी जी, महेंद्र कर्मा चलाते थे उसको।
ऐसा कहते हैं, बताता हूँ उसको आगे। तो बहुत जबरदस्त चीजें जुड़ती है मणिपुर हिंसा से और ठीक स्ट्रेटजी से जो बीजेपी कर रही है, और वो कहां पहुंचेगी, ये तमाम चीजें ठीक उसी की दहलीज की ओर है। 2005 में ये हिंसक आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित होता है, तो लोग नक्सलवाद और पुलिस प्रशासन फोर्स दोनों से मुक्ति चाहते हैं, और वहां का स्थानीय लोग विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह में ऐसा होता है कि जो गांव में रह जाता है उसे माओवादी मान लिया जाता है, और जो कैंप में जाकर रह जाता है वो शरणार्थी हो जाता है। जी, यहां पर दो जनजातियां आपस में लड़ने लग जाती हैं, एक का नाम मुरिया होता है और दूसरे का नाम दोरला। जी, गांव में मुरिया रहते हैं, दोरला ये मानते हैं कि मुरिया गांव में रह रहे हैं, इसलिए मुरिया को खोज खोज करके मारते हैं, और यहाँ पर नौजवान लड़कों के हाथ में हथियार थमा दी जाती है सर्वजन कैंप के राहत शिविरों में। सुप्रीम कोर्ट दखल देता है कि आपने इन बच्चों के हाथ में हथियार कैसे थमाए। जी, बाद में वही जवान एसपीओ बन जाते हैं, एक अलग स्ट्रेटजी। लेकिन इस बीच में बीजेपी यहाँ 15 साल की सरकार के बाद 15 सीट में सिमट जाती। अभी जिस छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ चुनाव होना, और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं पर है बीजेपी के सामने में कांग्रेस, वो छत्तीसगढ़ है, जहां 90 में से 70+ सीटें कांग्रेस के पास है। योजनाएं जमीनी स्तर की हैं। भूपेश बघेल के रूप में एक मुख्यमंत्री है जो लगातार प्रधानमंत्री से संवाद करता है, कई मसलों पर इनकी झड़पें भी होती हैं। अडानी के माइंस यहां पर है, कोल के माइंस, अडानी के आपको कोल माइंस के अलावा अडानी के तमाम सीमेंट के कारखाने यहां पर है। बस्तर से उसे आयरन ओर की सबसे बड़ी माइनिंग भी चाहिए एनएमडीसी के बाद। ये तमाम चीजें छत्तीसगढ़ को जोड़ती हैं देश की संपूर्ण पॉलिटिक्स के साथ। आप गौर करेंगे कि जिन राज्यों में 2018 में कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, वहां पर केवल छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य बचा रहा जहां पर ऑपरेशन लोटस की खलबली उतनी ज्यादा नहीं मची, यहां तक कि राजस्थान में मच गई सचिन पायलट को लेकर। मध्य प्रदेश तो खिसक ही गया ज्योतिरादित्य सिंधिया से। तो छत्तीसगढ़ की जो पॉलिटिक्स है वो आपको केंद्र में आज लोकसभा में कैसे लाती है कि बीजेपी की प्लानिंग है कि वो कैसे भी इस मुद्दे को राहुल गांधी के इर्द गिर्द रखे। इंडिया की रणनीति है कि राहुल गांधी को अब वो संत की भूमिका में लाए कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के दावेदारी से अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर लिया, बैक ड्रॉप कर लिया है। वो भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड पार्ट से हिंदी बेल्ट में अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी इस स्थिति को भी भांपती है कि जिन राज्यों में अभी उनकी सरकार नहीं है, खासतौर पे बंगाल 48 सीटें, वहां अगर ममता गुजरात की तरह अपनी अस्मिता के नाम पर लोकसभा के लिए वोट मांगती है तो किस तरह की परिस्थितियां बदलेंगी। क्योंकि गुजरात के चुनाव में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पर गुजरात में वोट मांगा। तो प्रधानमंत्री की ये जो चुनावी तकरीब और ये टेक्निक्स है, ये 10 सालों में विपक्ष बहुत ज्यादा जान गया है। इसलिए अब जरूरत है बीजेपी को। और अभिषेक भाई, कर्नाटक में भी जिस तरीके से खड़गे साहब ने कहा कि अगर वो गुजरात के धरती पुत्र हैं तो मैं कर्नाटक का भूमि पुत्र, और कर्नाटक के नतीजे भी सबके सामने हैं। बिल्कुल। और आपको एक बात बताऊंगी, इंडिया के अंदर में एक छुपा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है, बड़ा नाम। इंडिया गठबंधन पिछले बार जिस तरीके से यूपी में हम देखते हैं कि सोनिया गांधी यूपीए की सरकार से प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई, लेकिन इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दावेदारी प्रस्तुत करते नजर आ रहे। एक लंबा पॉलिटिकल इतिहास, सबको जोड़ने की कला बात है। और कर्नाटक की जीत। ठीक बात है। अभिषेक भाई हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता, पुराने एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी रहे हैं, जेडीयू के पूर्व विधायक गौतम सागर राणा साहब जुड़ गए हैं। राणा साहब बहुत स्वागत, क्योंकि बहुत विलंब हो गया है, अब बहुत सारा तो समय हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर आपके विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं और आने चाहिए। आज सदन को आपने देखा, बड़े अनुभवी पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं आप, और आप इमरजेंसी में जेल भी गए हैं। आज वो बार बार वही याद दिला रहे थे कि उस कांग्रेस के साथ आप लोग खड़े हुए हैं जिसने तमाम लोगों को जेल में डाला, तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनकी सत्ता छीनी। मणिपुर पर जवाब देने के बजाय वो इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, उनके मुख्य वक्ता जो दुबे साहब थे। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास मणिपुर पर जवाब देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जी ने अनर्गल बातें कही,
एक तो पूरा देश और पूरी दुनिया मणिपुर की घटना को लेकर स्तब्ध है, दुखी है। भारतवर्ष का एक एक संवेदनशील नागरिक जो है वो मणिपुर की घटना जो अभी तक रुक नहीं रही है, इससे बहुत ही ज्यादा चिंतित और दुखी है। मणिपुर के बारे में जब आप देखेंगे 1500 किलोमीटर म्यांमार से लगता है, और जो वहाँ नशे के सौदागर हैं, नशे के किंग हैं, उन्होंने पहाड़ के जो नौजवान हैं, कुकी समुदाय के और मैतेई लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आप अभी जब प्रधानमंत्री को बोलना होगा तो ये बात सामने आएगी कि कितने कुकी मरे और कितने मैतेई मरे। अभी जो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ एक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वहां जो हथियार लूटा जा रहा है वो सरकार प्रायोजित है कि मैतेई लोगों को हथियार दो, कुकी की हत्या हो। आप वहां के बजट पर भी आप नजर डालेंगे तो जो कुकी लोग हैं उनका बजट एलोकेशन कम है और शहरी क्षेत्रों में बजट एलोकेशन ज्यादा हुआ है। आज तो ये मुद्दा उठाया, आज वहां गौरव गोगोई ने मुद्दा उठाया, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, गौरव गोगोई ने ये मुद्दा मणिपुर की जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को शुरू करते हुए ये मुद्दा उठाया कि कितने हजार हथियार लूटे हैं, ये किसके पास हैं, ये केवल उत्तर पूर्व नहीं पूरे देश के लिए खतरा है। राणा साहब नहीं, ये लूटा गया है ना, और अभी वहां पर अनाउंस किया गया है कि आप हथियार वापस करो। पार्लियामेंट में जो बहस चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी जो जवाब देंगे उसकी प्रतीक्षा देश के लोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं। संसद के प्रति जिम्मेवार हैं प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के नेता हैं, फिर वो संसद में बोलने से इतना क्यों घबराते हैं बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर, यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री जी कल देंगे ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, यह तो जानकार जानते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव गिर ही जाना है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलें। अब कोई सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोलेंगे, अभी तो बहस जारी है। पहले आज ही राणा साहब सवाल इस पर किया गया कि चूंकि पहले वो राहुल गांधी का नाम लिस्टेड था और फिर आखिरी वक्त तक, और फिर बोलने खड़े हो गए गौरव गोगोई, तो ये इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर सवाल उठाया, फिर अमित शाह भी उस पर शामिल हो गए। आवाज कुछ साफ नहीं आई। मैंने कहा कि पहले राहुल गांधी का नाम लिस्ट था लेकिन बोलने खड़े हो गए गौरव गोगोई, इस बात को लेकर शायद कुछ हुआ है। ये कोई बहुत गंभीर बात थोड़े ही है कि आए इस तरह से पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में होता है। नंबरिंग जो है वो तैयारी करने के ख्याल से और बोलने के ख्याल से ऊपर नीचे होता है। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी जी ओपन करते तो देश का ध्यान जाता, लेकिन कल भी बोलेंगे तो कोई गंभीर घटना नहीं है। वो बोलेंगे और फोकस फिर उन्हीं के बोलने पर और प्रधानमंत्री जी के बोलने पर रहेगा। मणिपुर गए हैं राहुल गांधी जी, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया है, अनेक पत्रकार गए हैं, कई लोग गए हैं। वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो अभी भी दुखी करने वाली रिपोर्ट, काफी दुखी करने वाली। सरकार का नियंत्रण नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल जाना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महिला जजों की नियुक्ति की है। चीजें आएंगी लेकिन चीजें रुक क्यों नहीं रही है वहां? ये तो मुख्यमंत्री पर सवाल है कि आखिर हिंसा रुक क्यों नहीं रहा है। आज आंकड़ा भी आया है कि कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने एफआईआर हुए हैं अलग अलग तरह से, तो ये रुक नहीं रहा है। बड़ा सवाल राणा साहब, एक 10 सेकंड का जवाब मैं मुकेश त्यागी से, चूंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल बचा नहीं है। मुकेश त्यागी जी, राणा साहब ने कहा कि भाई एक तो हिंसा रुक नहीं रही है, लगातार वहां की परिस्थितियां वो बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से हथियार लूटे गए, स्टेट प्रायोजित हिंसा है, और उस पर भी सदन में अगर चर्चा हो रही है और विपक्ष सवाल उठा रहा है तो बात इस तरफ डाइवर्ट की जाती कि मुलायम सिंह को किसने उखाड़ा था, नीतीश कुमार को किसने तंग किया था, लालू यादव को किसने जेल भेजा था। क्या ये गंभीर बात है? क्या अनर्गल बात हो रही है सब? मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं दुर्गेश जी, कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही है ये राजनीति है या प्योर इनकी संवेदना मणिपुर के लिए है? ये क्या राजनीतिक अखाड़ा कांग्रेस ने नहीं खोल रखा है? ये इनका मणिपुर के प्रति जो है उसका एक मीन्स लेकर के ये प्रधानमंत्री मोदी को एम्बैरेस करना चाहते हैं। और मैं आपको आज बता दूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैथई और कुकी की जो वहां पे राजनीति है और जिस प्रकार से म्यांमार के साथ बॉर्डर है,
वहां पर तमाम ऐसे घुसपैठिया घुसे हुए हैं और उसका कोई इतिहास त्यागी साहब, अभिषेक झा ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, उसकी तरफ भी आपको गौर करना होगा, क्योंकि बहुत समय नहीं मेरे पास, नहीं मैं उसको लिबरेट करता कि किस तरीके से इस तरीके के जो सामुदायिक संघर्ष होते हैं किस तरह होते हैं, उन्होंने उसका मूल तत्व बताया है क्या है। मैं यही कह रहा हूं, इनकी कोई संवेदना नहीं है, ये राजनीतिक अखाड़ा खोल रखा है इन्होंने, अपनी राजनीतिक विचार पूरे देश में पार्लियामेंट। ठीक बात है। 5 सेकंड का रिएक्शन कांग्रेस के नेता से, 5 सेकंड का रिएक्शन कांग्रेस। ऐसा है दुर्गेश जी कि लोग चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि राजनीतिक अखाड़ा है, संसद राजनीतिक अखाड़ा ही है, और देश का लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि उनके संवेदना मणिपुर के प्रति क्या है। ठीक है, आज 120 दिन नहीं तो ये डिबेट होने देते, 120 दिन जाकर के अभी तक डिबेट होने देते। बोला नहीं है, 120 सेकंड की बातें डिबेट नहीं होने दी, नहीं डिबेट नहीं होने दी इन्होंने, और डिबेट इन्होंने आड़ंगा लगाया, पार्लियामेंट को पैरालाइज किया है। अरे पार्लियामेंट को आपने, अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं 5 सेकंड में एक कमेंट लूंगा राणा साहब का, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। कृपया दोनों लोग शांत हो जाए, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों साथी बहुत ही भद्रजन हैं, आप लोग इसका पालन करेंगे। राणा साहब एक 5 सेकंड का रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि राजनीति ही कर रहे हैं, मणिपुर से कोई संवेदना नहीं है। राणा साहब, मैं एक सेकंड बोलना चाहता हूँ, इन्होंने 2.5 घंटे की डिबेट क्यों नहीं करी, ये क्यों सड़क पे जाते हैं? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, जेडीयू के नेता से मैं पूछ लेता हूं। ठीक है, डिबेट तो करिए, आइए तो सही डिबेट। जेडीयू के नेता इसका जवाब देंगे, बोलिए राणा साहब, बोलिए राणा साहब। नहीं, डिबेट तो होगा ही, या कोई लॉ है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे? डिबेट होगा, और पार्लियामेंट डिबेट की जगह है, वहां पर हम भजन नहीं गा सकते हैं। मणिपुर की घटना पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, कितने लोग मरे और आपका नियंत्रण क्यों नहीं रहा? अरे आप क्यों वो नशे की गिरफ्त में? अमित शाह जी वहां पे खड़े होकर जवाब देने के लिए, गृह मंत्री है वो, 3 दिन वहां पे दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय सरकार का भी काम है। आपकी बात बिल्कुल निराधार है। अगर आपको डिबेट करनी है, वहां पे गृह मंत्री बैठे हुए हैं, हर बात का जवाब प्रधानमंत्री। ठीक है त्यागी साहब, ठीक है, आपका काउंटर आ गया। राणा साहब बस 5 सेकंड में खत्म करिए प्लीज, प्लीज। आप डिबेट होने नहीं देना चाहते, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपसे कहना चाहता हूं, खुल जाएगा। नहीं मानिए, अगर आपका डिबेट पे जेन्युइन इंटरेस्ट होता सर, तो आप कह रहे हो कि 2 घंटे के आधे घंटे ठीक है त्यागी साहब, वक्त खत्म हो चुका है। त्यागी साहब एक इनको रिएक्ट कर ले दीजिए, बोलिए राणा साहब जल्दी। नहीं कह रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, संसद के नेता हैं, तो वो जवाब देना होगा। अरे तो अमित शाह जी अगर जवाब दे रहे हैं तो क्या बुराई है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं फाइनल कमेंट के लिए संदीप चौधरी के पास जाऊंगा। राणा साहब माफी के साथ में रोक रहा हूं, त्यागी साहब आपको रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। संदीप चौधरी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। संदीप चौधरी। त्यागी साहब शांत हो जाइए कृपया। त्यागी साहब फाइनल कमेंट के लिए संदीप चौधरी। संदीप चौधरी, इनकी नियत में खोट है। राणा साहब प्लीज, राणा साहब कृपया शांत हो जाए प्लीज, प्लीज। और त्यागी साहब आप भी फाइनल कमेंट संदीप चौधरी, फाइनल कमेंट संदीप चौधरी, बोलिए जल्दी से। चौहान साहब, बीजेपी नेता ने संसद को राजनीतिक अखाड़ा बताया। अगर हम उसको राजनीतिक अखाड़ा भी मान ले, तो खुद को 56 इंच सीना बताने वाले उस राजनीतिक अखाड़े में आकर जवाब क्यों नहीं देते? मामला देश की बेटियों अरे भाई, क्यों प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हुए आप? अमित शाह दे सकते हैं आपके जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुकेश त्यागी, आपका शुक्रिया। अभिषेक झा, गौतम सागर राणा साहब आपका शुक्रिया। शैलेश सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और संदीप चौधरी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। संसद में चर्चा जारी है, मुद्दा मणिपुर की हिंसा है, लेकिन जवाब अभी प्रधानमंत्री का आना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।